हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और जिसमें हम पहुंच चुके हैं क्लास 10वीं की पॉलिटी की बुक में, और उसका पहला चैप्टर हम इस वीडियो से शुरू करेंगे जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। परिचय में है, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सारी ताकत किसी एक अंग पर सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं की शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे के मांग के लिए किस तरह निपटती हैं। इस घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इनमें से हम सत्ता के बंटवारे के रूपों पर बातचीत कर सकेंगे, जिसकी चर्चा अगले 2 अध्याय में की गई है। सबसे पहले है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारा हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लम्सबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ के थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी। इन छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समूहों के टकराव का सबसे तीखा स्वरूप ब्रुसेल्स में दिखा। ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामूहिक सिंहलों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। और तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल और के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे की संतान। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों के कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम ने डच भाषी लोग इतनी बड़ी संख्या में बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे अनेक उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स इन दोनों पक्ष पर अपना अपना दावा ठोक दे। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब इन दोनों के असल में दोनों देशों के क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद।
सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली ही समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें तहत तमिल को दरकिरार करने वाले सिंहली एकमात्र राजभाषा के घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। इस संविधान में नए प्रावधान भी किए गए कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आई इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनके बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलों ने नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों से ज्यादा उन्हें कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी हो रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के बीच संबंध बिगड़ने चले गए। ये है श्रीलंका में जाति समुदाय। ये है जिसमें है यहाँ पे कोलंबो, यहाँ पे टिकोमाली और यहाँ पे ब्रटिकोलावा शहर स्थित है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका के स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध के परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार उनके मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इनमें से भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पुस्तकालय में पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र में देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की काफी परेशानियां हुई हैं। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। फिर है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, कि भी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए बॉक्स में देखें कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुपक्ष इनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स से में अलग सरकार है जो इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी दोनों लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और डच भाषी लोगों के केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक भी भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के चाहे वे जहां भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं।
इस प्रकार इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग रहा सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े में बढ़ जाता। और अब जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करे तो पांच पांच छात्रों के दो समूह एक साथ ये काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी कतरों साथ मिलाकर इस काम को कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्रियाकलाप या अधिक जानकारी हो सकती है। बेल्जियम और श्रीलंका, इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों को भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास से चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने हुए सहमत हुए और श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाए। इसमें यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता की संकट में पड़ सकती है। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। यह क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों के गठबंधन सरकार का है। ऐतिहासिक रूप से ये दो पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन 2005 में चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी आप इस साइट से जुटा सकते हैं। सच सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामुदायिक सामाजिक न्यायिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक और तौर पर लाभदायक लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और यह बात कहीं ही ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब भी ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में से जुड़ते हैं। इन दोनों दो तरीकों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक पर समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। फिर है ये खलेल की उलझन। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में उसकी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि वही विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उनके पिता
ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और उनकी मां सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं और राजधानी बेरूत में भी बस जाते हैं। ये वे साथ रहते थे, मेल-जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा दोनों ही लड़ाइयों में मारा गया ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। फिर सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों ही आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए मान रहे हैं। खलील को इस समझौते पे बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहने पर सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। वह न तो मां के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है, सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन इसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा, उनका कहना है कि मौजूदा अर्थव्यवस्था की शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी इस कहानी खत्म नहीं हुई कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी अर्थव्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और उसके अपने बीच के समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी अवधारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचार उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए इसी लोकतंत्र अतिरिक्त शासन को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। इसमें है पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका की कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था
भी कहते हैं। दूसरा है सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, जैसे पूरे देश में लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहे। पूरे देश के लिए बनने वाले ऐसी की सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकारें कहते हैं। हम देश हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई प्रांत देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों ने नीचे के स्तर की सरकारों के लिए ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस तरह के विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कि कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासक में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए ही की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस तरीके के सत्ता के में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं और शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है सत्ता के बंटवारे का एक रूप। हम विभिन्न सत्ता के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टी के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम अप्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापार, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधा भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव उस समूह और राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।